Hello everyone, very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching People's Academy. So dear students, we have started a short video series on important articles of Indian Constitution. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके रिगार्डिंग हमने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू की है। इसमें हम 5 to 6 मिनट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये इस वीडियो सीरीज का थर्ड वीडियो रहेगा। ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें हमने 2 डिफरेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन की है, आप जाके देख सकते हैं। एंड आज हम एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोगों से भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन जो हमारी है। एंड ये रही हमारी स्क्रीन एंड आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोकेट कहां पे कर सकते हैं। तो एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बताया है कि देयर आर 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट थर्ड जो है उसमें ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। आपको पता है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पार्ट थर्ड की आर्टिकल्स की रेंज है फ्रॉम 12 to 35। ओके, 12 से 35 की रेंज में जो आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं एंड ये पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे आपने देख लिया सबसे पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 कहाँ पे है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करता क्या है, स्टेट की जो टर्म है उसको डिफाइन करता है। यानी कि स्टेट क्या है एज पर आर्टिकल 12 ये हमें पता चलता है। आर्टिकल 12 के स्टेट क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट की क्या डेफिनेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें बताता है आर्टिकल 12। अब सबसे पहले सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि स्टेट की डेफिनेशन क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं एज आई टोल्ड यू के फंडामेंटल राइट्स चैप्टर जो है ये पार्ट थर्ड में है। एंड फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेट की बात हमेशा बार बार आती है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये आपको पता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे है, आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट्स में है। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसी तरह से स्टेट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा सारे लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल 16 भी स्टेट के रिगार्डिंग आ गया। इसी तरह से 27 आर्टिकल एक हमारे पास है कि स्टेट जो है टैक्स नहीं लगा सकता किसी भी रिलीजन पर। तो ये भी फिर से स्टेट आ गया। एंड इसी तरह से बहुत जगहों पे स्टेट जो है, स्टेट टर्म यूज हुई है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में। तो इसलिए हमें आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट पता चलती है कि भाई स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं। क्योंकि ऐसे कोई सिंगल चीज़ नहीं है ना स्टेट, स्टेट तो एक कॉन्सेप्ट है। तो अब बहुत सारी एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टेट का काम कर रहे हैं, तो वही स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। वही हमने देखना है कि कौन सी चीज स्टेट में आती है। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल 12 इज डिफाइनिंग द टर्म स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहली बात, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में आता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, जो कि हमारा पार्लियामेंट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में देखें तो प्रेसिडेंट होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल है हमारा एग्जीक्यूटिव में। इसी तरह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग जिसको कहते हैं। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा है हमारा। तो ये सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा हमारे पास है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक स्टेट में आपको बता दूं, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। एक स्टेट क्या है, एक स्टेट टर्म जो है वो कंट्री के लिए यूज हुई है। यहां पे जो आर्टिकल 12 में है ना, वो डेफिनेशन जो है स्टेट की, वो असल में कंट्री है। तो पॉलिटिकल टर्म्स में कंट्री को स्टेट कहते हैं। तो आप ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक स्टेट है जो कंट्री के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिकल यूनिट्स हैं इंडिया में। जैसे हमारे पास कितने स्टेट्स हैं,
28 स्टेट्स। हर एक स्टेट की एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में हमारा क्या आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा हमारा, गवर्नर आ जाएगा हमारा, इसी तरह एडवोकेट जनरल आ जाता है। ओके, तो ये स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेजिस्लेटिव में आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओनली 6 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिनकी दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड काउंसिल भी है, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ एक और चीज स्टेट की डेफिनेशन में आती है कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ओके, जैसे हमारे पास जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ओके, तो ये सारी जो है, इसके अलावा पंचायत जो है हमारी, पंचायत आपको पता है क्या होती हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टैच्यूटरी यानी जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं, कुछ नॉन स्टैच्यूटरी जो कि किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई हैं लेकिन किसी ऑर्डर के थ्रू बनाई गई हैं, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाई गई हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ बॉडीज, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं आर्टिकल 12 में। ओके, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेट जो है बहुत वाइडर टर्म यूज हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड ये सारी एजेंसीज भी इंक्लूड होती हैं स्टेट की डेफिनेशन में। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अब क्यों स्टेट की डेफिनेशन हमने देखी, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी, इन एजेंसीज के एक्शंस जो हैं वो हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर ये सारी एजेंसीज जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत्स, लोकल बोर्ड्स, स्टैट्यूटरी ऑर्गन्स, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, अगर ये सारी एजेंसीज इनमें से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रही है तो इनको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। उसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली हर वो प्राइवेट बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है या कोई एजेंसी भी जो है जो वर्क कर रही है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगी आर्टिकल 12 में। सो दिस इज व्हाई हमें स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में देखनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में। okay, so this was all about the article 12 of Indian constitution. I hope this is clear now, and आप कोई भी किताब उठा के देख लें, इससे ज़्यादा आपको article 12 के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा, and this was the simplest explanation of article 12. So thank you so much for watching People's Academy. See you guys in the next lecture.